बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल 10 जनवरी 2024 का जो दिन है वो अपने साथ दो कहानियाँ, दो लेसन्स जो है वो लेके आया। और वो दो कहानियाँ और दो लेसन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, अदालत और फ़ौज के लिए अपनी अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं आज के इस प्रोग्राम में इन दोनों कहानियों और उनकी जो मॉरल स्टोरी, आपको याद है ना कि जब बचपन में हम लोग छोटे छोटे थे स्कूल में, तो जब कोई कहानियाँ लिखा करते थे तो एंड पे उसकी मॉरल, उसका मॉरल भी बताया करते थे कि उसका जो सबक है उससे हमें क्या हासिल हुआ। तो अब ये जो दो कहानियाँ हैं ये सच्ची कहानियाँ हैं और इनसे जो मॉरल है, जो इनका नतीजा है, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। वो बड़ा कुछ सोचने पे मजबूर करता है और मुस्तकबिल के तयन भी करता है। अब वो क्या है? 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त की मुंतखब हुकूमत, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनका तख्ता उलट के आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया था और आइन को तोड़ दिया था, आइन मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद की कहानी जो है वो हमारी मौजूदा जनरेशन के लोग जो हैं वो हर्फ ब हर्फ जानते हैं। और वो जो लोग जो आजकल बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बने हुए हैं और जो आजकल पाकिस्तान में फ़ौज के बड़े ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और जिन्होंने नई नस्ल को फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है वो बना के दिया है और उसमें शामिल है, ये उस ज़माने में ये लोग ये कहा करते थे कि हम इस आमिर को, इस डिक्टेटर को, जिसने आइन को तोड़ के मुअत्तल करके पाकिस्तान का जमहूरी हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्टा है, हम इसे 100 बार वर्दी में सदर मुंतखब करवाएंगे। यही लोग हैं। आप अब जो जिस इरा में और जिस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं ना जी, वो है इंटरनेट का ज़माना। अब आपको तहकीक के लिए अपनी जगह से भी नहीं उठना पड़ता, आपको कोई लाइब्रेरी की किताबें नहीं छाननी पड़ती, आपको लोगों से नहीं मिलना पड़ता। आप सिंपल यूट्यूब खोलें और आप देखें कि 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था। और फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो काबीना बनाई थी, उस काबीना में जो लोग थे वो आजकल कहाँ हैं। और जनरल मुशर्रफ को जब गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे एक हाजिर सर्विस जनरल और आर्मी चीफ को जब सदर मुंतखब करने की बारी आई थी, तो किन लोगों ने यह कहा था कि हम इसे 100 बार वर्दी में जनरल साहब को जो है वो सदर मुंतखब करवाएंगे? तो वो कौन लोग थे? वो लोग आज कहाँ हैं? और आज वो किस बात पे चैंपियन बन रहे हैं जमहूरियत का नाम लेके? और आज जो ये बात की जाती है ना कि फ़ौज बड़ी गलत है और फ़ौज जो है वो जमहूरियत को क्रश करती है और फ़ौज को इस तरह से नहीं आना चाहिए, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भारतीय मूवीज़ जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं उनको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। उनके जो चंक्स हैं, जो उनके छोटे छोटे सीन हैं, वो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास जमात और उसके हवारियों की जानिब से हैं, जो अपलोड किए जा रहे हैं। और नीचे ये लिखा जा रहा है कि ये जो कुछ था वो ठीक था, लोग शेख मुजीब ने जो कुछ किया था उसको अब मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और ये वो लोग हैं कि जो उस वक्त ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की मसनद पे बैठे, ना सिर्फ ये कि वज़ीर आला पंजाब बने, ना सिर्फ ये कि इन्होंने उस आइन शिकन गद्दार आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, उस वक्त इन्हें जमहूरियत भूल गई थी। उस वक्त इनके लिए पाक फ़ौज इसलिए सबसे अच्छी थी कि इनके पास पाक फ़ौज की बुनियाद पे, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शाना बशाना खड़े होके अपनी जायदादों को हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों, और अब तो खरबों की गेम है ना जी, जो ये लोग खेल रहे हैं। आप खुद देखें कि वो लोग कौन हैं, वो आज कहाँ खड़े हैं और आज वो कौन सी जमात है। जैसे 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ थी, या चलें 9 मई को भी छोड़े, जैसे जिसको वो अपने तय रजीम चेंज कहते हैं, उससे पहले जो तहरीक इंसाफ थी वो फ़ौज की गोद में बैठी हुई आपको नज़र आती थी। आप सरबराह साबिक जो चेयरमैन थे, जो बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब, उनके ज़रा बयानात को निकाल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो फ़ौज के वारी वारी जाते थे। लेकिन जब उसी फ़ौज ने इस बात को अपनी गलती तस्लीम किया कि इमरान खान वॉज अ रॉन्ग चॉइस, और उन्होंने इमरान खान को उठा के इक़्तिदार से बिल्कुल उसी तरह से अलग कर दिया जैसे उन्होंने इमरान खान से पहले 2018 में उनके इंतखाबात से पहले मियाँ नवाज शरीफ को एक बार फिर नाअहल करार दिया था। तो अब वही फ़ौज जो है वो बुरी लगने लगी है। तो फिर बदनीयती जो है, अब लोग पुरानी
तारीखें ले आते हैं, फिर वो एतराज़ करते हैं कि मैं शायद 22 ड्रॉ के, मैं 22 ड्रॉ की बात नहीं कर रहा। अब तारीख के हवाला जात को देखें, तारीख के हवाला जात को देखें कि जो लोग पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से पहले किन किन जमातों से रहा है, और अपनी अपनी जमातों में आमरों, गद्दारों, आइन शिकनों और उन जर्नैलों के जिन्होंने मुंतखब हुकूमत, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हो, और चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हो, और चाहे वो इमरान खान साहब की हो, जिन्होंने भी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा है, तो उस वक्त उस हुकूमत का साथ देने वाले कौन थे? तो वो यही लोग थे जो आपको आगे पीछे बस वो शफल होते नजर आते हैं। मैं परवेज़ इलाही की बात कर रहा हूँ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उसी जनरल मुशर्रफ की टीम का हिस्सा थे और वज़ीर आला पंजाब थे। उन्होंने बड़े मज़े लूटे हैं वहाँ से, मज़े भी लूटे हैं और लूटा भी, बहुत पैसे भी बड़े लूटे हैं। और उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे, चौधरी शुजात हुसैन साहब। तो ये किसके वज़ीर आज़म थे, ये किसके वज़ीर आला थे? ये एक बावर्दी जनरल, आर्मी चीफ, आइन शिकन, उसके वज़ीर आला और वज़ीर आज़म थे। लेकिन उस वक्त इनके लिए सब अच्छा था। अब जब इनकी दुम पे पाँव आया है तो अब फिर ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और जमहूरियत की चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर ये एक इंतहाई दलेर किरदार पाकिस्तानी अदलिया का जस्टिस वकार सेठ, जिनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने एक फैसला दिया था और वो फैसला था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। और उन्होंने उस फैसले में ये डिक्लेयर किया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत का तख्ता उलट के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था, वो गैर आइनी था और आइन से गद्दारी की गई थी। और पाकिस्तान के आइन के अंदर ही आइन से जो गद्दारी है उसकी सज़ाए मौत है। तो जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने इस आइन के ऊपर अमल करते हुए, इस आइन की शिक्कों के मुताबिक, मरहूम, उस वक्त तो खैर मरहूम नहीं थे लेकिन अब वो भी मरहूम हो चुके, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, उन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी। और उनको ये कहा था कि ना सिर्फ ये कि इस बंदे को बाहर से पाकिस्तान ला के सज़ाए मौत दी जाए, बल्कि इसकी लाश को 3 दिन तक डी चौक में लटकाया जाए। ये शिद्दत थी बुनियादी तौर पे उस फैसले की, उस सज़ा की जो जस्टिस वकार सेठ ने सुनाया था। और उसकी वजह ये थी कि अब एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाए। और ये आइन शिकनी का जो रास्ता है, क्योंकि अब आप देखते हैं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ख़ास तौर पे और दीगर जमातों के लोग अमूमी तौर पे ये कहते हुए नज़र आते हैं, और आपको ये जो प्रोपेगेंडे का शिकार यूथ है वो भी ये कहती हुई नज़र आती है। और इसमें हकीकत भी है कि पाकिस्तान के तरक्की ना होने में एक बड़ा किरदार इस बात का भी है कि यहाँ पे जमहूरी अमल को पनपने और चलने नहीं दिया गया जब भी कोई मुंतखब हुकूमत आई। जबकि इंडिया में क्या होता रहा कि वो लोग आते रहे, वहाँ पे प्रॉपर इंतखाबात होते रहे, करप्शन वहाँ पे भी वैसे ही थी, वहाँ पे भी लूट मार का बाजार गर्म था। लेकिन फिर वो लोग बार बार जब वो उस छलनी से छल के ऊपर आते रहे, तो आज आप देखें कि उनकी इकानमी कहाँ जा रही है और वो डिलीवर कितना कर रहे हैं, और वहाँ एक मरतबा भी फौज नहीं आई। तो वो जो आइन शिकनी हमारे यहाँ होती रही, जो फौजी आमिर, चाहे वो अयूब खान की शक्ल में हो, चाहे याया खान की शक्ल में हो, चाहे ज़ियाउल हक की शक्ल में हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ की शक्ल में हो, और चाहे फिर मौजूदा जो रिसेंट पास्ट के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा और फिर ख़ास तौर पे उसका बदनाम ज़माना साथी जनरल फैज़ हमीद, उनकी शक्ल में हो। जब ये अवाम की उमंगों से हट के लोगों का तख्ता उलटते हैं, जब ये मुंतखब हुकूमतों को निकाल बाहर फेंकते हैं, तो फिर मुल्क का हाल वही होता है जो आज इस मुल्क का हो रहा है। तो इस बुनियाद पे जस्टिस वकार सेठ ने वो सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तानी अदलिया के एक बदनामे ज़माना जज, करप्शन के बादशाह, डकैतों का दोस्त और डकैत जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, चूँकि जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है, ये किरदार गुजरात के चौधरियों का भी टाउट है। और आपने देखा कि वो ऑडियोज़ भी आई थी जो कि परवेज़ इलाही के साथ थी। उसके बाद मैं खैर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे उसके बाद आते हैं। मैं पहले अपनी इस पहली कहानी को मुकम्मल कर लूँ जो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठ के, उस वक्त ये बंदा लाहौर हाई कोर्ट का जज हुआ करता था,
ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा थी, जो जस्टिस वकार सेठ ने सुनाई थी, इस फैसले को कलअदम करार दे दिया था और उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया था। गोया वो जो हमारे यहाँ बात की जाती है ना जी, हर मामले में और हर शोबे में, कि आप कोई एग्जाम्पल सेट करें, आप किसी एक को लटकाएं, किसी एक को तो लटकाएं, ताकि पिछलों के लिए निशान इबरत हो। और हमारे यहाँ तो शरीयत के अंदर वो जो इस्लामी सजाएं हैं, आपने कभी सोचा है कि वो दीन इस्लाम जो आपके रास्ते के अंदर से कोई तकलीफ दे चीज़ जो है, कोई कांटा, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, उसको हटाने को भी सदका कहता है, वही इस्लाम चोर का हाथ काटता है, वही इस्लाम जनाकार को संसार करता है। तो ये क्यों है? क्या माज़अल्लाह वहाँ पे इस्लाम जालिम हो जाता है? नहीं, वहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट की जाती है और उसके अंदर इतनी सख्ती होती है कि दोबारा किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। तो जब आइन शिकनी के ऊपर, गद्दारी के ऊपर मौत की सजा जनरल परवेज मुशर्रफ को सुनाई गई, तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने उसको मुअत्तल कर दिया। और फिर ये जो कहा जाता है ना कि आप लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करते, तो ये एग्जाम्पल सेट हुई थी। और वो जो स्याह रू किरदार था, अदलिया का एक और स्याह किरदार जो था, उसका नाम मुजाहिर अली अकबर नकवी था, तो वो सजा मुअत्तल कर दी गई थी और किसी की जुर्रत नहीं होती थी। बाद में आपको मालूम है कि साकिब नासूर जैसे अब मैं क्या कहूँ, वो लोग भी, वो किरदार भी यहाँ पे आए। फिर बंदयाल जैसे हमारे एक दोस्त डॉक्टर नसीम जावेद सैयद बड़ा अच्छा तबसरा करते होते हैं, तो वो बंदयाल के लिए बंद दलाल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो बंद दलाल जैसे जो जज थे, वो उनका झुकाव किस तरफ था, वो किस तरीके से लोगों को वेलकम किया करते थे, वो कैसे अदालत को चलाते रहे, वो तो आपको पता है। वो आइन और कानून की बात करते रहे, लेकिन उनको ये मुअत्तल शुदा फैसला नजर नहीं आया और यूं ये एग्जाम्पल जो है वो सेट नहीं हो सकी। और ये बात बीच में कहीं लटकी हुई थी कि जनाब मुशर्रफ साहब गद्दार थे या नहीं थे, या आप इसको एक वाइडर उसमें इस तरह से लें कि क्या आइन तोड़ने वाला अगर एक आदमी जो कि फौज का जनरल होता है, वो अगर मार्शल लॉ लगा देता है, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट देता है, तो क्या वो आइन से और मुल्क से गद्दारी करता है या नहीं करता? और अगर करता है तो फिर उसकी सज़ा क्या है? क्या किसी को एग्जाम्पल बनाया गया है या नहीं बनाया गया? अब क्या हुआ, जो मैंने मॉरल ऑफ स्टोरी की बात की, कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ की वफात भी हो चुकी है, अब कुछ लोग ये कह रहे थे, और मीडिया के ऊपर खासतौर पे वो लोग के जो इस वक्त काजी फाइज ईसा के बड़े खिलाफ हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा को गालियां देते हैं और वो बाइज्ड कहते हैं, खासतौर पे उसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो ये बात करते थे कि देखें जनाब, काजी साहब वैसे तो बड़े सियाने आदमी बनते थे, तो एक मरे हुए जनरल का केस उन्होंने क्यों उठाया है? तो कल आपको इस बात का जवाब मिल गया कि मरे हुए जनरल परवेज मुशर्रफ का केस इसलिए उठाया ताकि ये बात किसी ठिकाने लग जाए और ये एग्जाम्पल सेट हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में उस फैसले के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है, जिसे चोर, रिश्वतखोर, डकैत और करप्ट तरीन जज मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मुअत्तल कर दिया था। पैसे पकड़ लिए थे जी, सीधी सी बात है। मैं अब उसकी डिटेल में आता हूं कि वो उसने अपनी पेशा वाराना जिंदगी जो है वो कैसे गुजारी। तो उसको मुअत्तल करके, यानी वो जो फैसला था जो मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मुअत्तल कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल करके मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बरकरार रखा। और आप सब लोगों को बतौर पाकिस्तानी अवाम ये बताना मकसूद, देखें इस वक्त सबको किससे तकलीफ है, आप जरा सोचें। आप पीपल्स पार्टी को लें, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात, उसका बेड़ा किसने गर्क किया, उनको डिलीवर करने में भुट्टो दौर की पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, एक फौजी आमिर ने गर्क किया जिसका नाम ज़ियाउल हक था। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करें, ख़ासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो डिलीवर कर रहे थे इस मुल्क में तामीर और तरक्की में। बार बार वो मंसूबे नहीं गिनाना चाहता, वो चल रहे थे बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया में चल रहे थे। मैंने जो अर्ज़ किया ना कि वो रिफाइन होकर फिर चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। किसने बेड़ा गर्क किया? एक गद्दार आमिर ने गर्क किया, उसका नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चले वो एक नए लोग थे, आप उनको इस बात का थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि अभी पहला पहला तजर्बा था उनका, लेकिन वो अवाम के दिलों में थे, वो अवाम के दिलों में हैं। इमरान खान साहब बतौर शख्सियत इस वक्त ख़ासतौर पे यूथ के दिलों में है। तो अवाम की उमंगों के खिलाफ किसने जनाब इमरान खान को बतौर एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के अपनी
मुद्दत पूरी नहीं करने दी और चलता किया। वो उसका नाम कमर जावेद बाजवा था, जिसने आइन से गद्दारी तो उस अंदाज से नहीं की, लेकिन ये है कि जिसको वो रजीम चेंज कहते हैं। आप इमरान खान के जो मुकदमे हैं और बाकी चीज़ें, आज वो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया। तो गोया जो तीन बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको बुनियादी गिला तो इसी मदाखलत से है जो वर्दी वाला एक जर्नल आके करता है और उनका तख्ता उलट देता है। तो इसके ऊपर एक बंद तो बांधना चाहिए था, और वो बंद मरहूम वकार सेठ ने बांध दिया था, लेकिन इस बदबख्त, इस करप्ट मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उसको हटा दिया था। पैसे पकड़ी, क्यों? करप्ट था, चोर था, गद्दार था। और अब आके सुप्रीम कोर्ट ने जूते की नोक पे रखा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को और उसके फैसले को, और उस सजा को बरकरार रखा। गोया अब एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा कायम हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि यस, कोई भी फौजी जनरल जो है वो इस बात का इख्तियार नहीं रखता कि वो आइन को तोड़ के मुंतखब हुकूमतों को हटा के इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करे। तो ये है वो वजह, ये जो कहते हैं ना कि मरे हुए का केस क्यों किया और उसके ऊपर क्यों फैसला दिया। बुनियादी तौर पे अब आइंदा आने वाले तमाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग, ख़ास तौर पे फ़ौज के सरबराहान के लिए एक सबक दिया गया और बंद बांध दिया गया। वो बंद अगेन जो वकार सेठ में। दिस इज़ द मॉरल ऑफ स्टोरी। अब आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। मैंने नाम लिया मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, एक बदनामे ज़माना करप्ट आदमी। एक तो यही वाला किस्सा जो मैंने आपको सुनाया कि जनरल मुशर्रफ को, चूंकि ये फ़ौज की गोद में बैठा होता था, तो इसने वो फैसला मुअत्तल कर दिया था। फिर इस बंदे के ऑडियोज़ आई थी और जिसमें मुय्यना तौर पे पता था कि परवेज़ लाई पंजाब के सबसे बड़े डाकू। अब जो डाकू होते हैं ना, अब चूंकि परवेज़ लाई अकेला डाकू तो नहीं है, डाकू तो मैं नहीं कह रहा, ये तो इमरान खान साहब ने ही कहा था, डकैतों का ग्रुप है जी। और उन्होंने आगे अपने अपने डकैत रखे होते हैं जो फिर जब एक जगह पे डाका मारते हैं तो फिर उसको मिल बांट के खाते हैं। तो वो मिल बांट के बचा खुचा मुर्दार खाने वालों में से, गुजरात के चौधरियों का बचा खुचा मुर्दार खाने वालों में से एक मुर्दार हरामखोर जो था, उसका नाम मुज़ाहिर अली अकबर नकवी था। और वो ऑडियोज के जरिए आपके सामने आ चुका था। फिर उसने मुबैना तौर पे एक बेवा औरत के प्लाट के ऊपर कब्जा किया था। अभी आप आज देखें ना कि आज के दौर में यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बड़े शहरों में किसी अच्छी जगह पे आपको जो 10 मरले का एक मकान है वो 4 से 5 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो कनालों में फैला हुआ लाहौर कैंट फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने का एक बंगला, जिसकी कीमत मुबैना तौर पे 65 से 70 करोड़ रुपया बताई जाती है, वो इसने 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। और 2-2 करोड़ के वो प्लाट जिनकी वर्थ अब तो शायद 5-10 करोड़ हो चुकी होगी, वो इसके बेटों ने, जो कि वकालत फरमाते हैं लाहौर के अंदर, 10-10 लाख रुपए में खरीदे थे। और ये बंदा बात करने और बात सुनने के भी पैसे लेता था। और फिर जब इसके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ तो उसमें ये बताया गया कि जनाब इस बंदे ने बतौर जज, यानी जिस दिन से इसने एक जूनियर जज के तौर पे अपनी प्रैक्टिस का, अपने जॉब का आगाज़ किया था, तब से लेकर आज के दिन तक इसकी टोटल जो तनख्वाह, यानी अगर इसने उसमें से 1 रुपया भी ना खर्च किया हो तो वो चंद करोड़ रुपए बनती है, जबकि अरबों और खरबों रुपए की जायदादें, और मुल्क से बाहर भी। ये वो लोग हैं, ये वो गंदे और स्याह चेहरे हैं कि जिनके आगे हम जाके ये वाले केसेस करते हैं कि फ़लाँ के बारे में बात करें कि वो हमें रसीदें दिखाए, फ़लाँ हमें मनी ट्रेल दे कि फ़लाँ के फ्लैट्स क्यों हैं, फ़लाँ की जायदादें क्यों हैं, फ़लाँ के महल क्यों हैं, इनके तो अपने हैं। तो ये वो जो दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा देने वाली बात है, या बकरी की रखवाली शेर को बिठा देने वाली बात है, ये उस तरह की काली भेड़ और स्याह रूह आदमी था। इस तरह के लोगों की इज्जत नहीं होती, क्योंकि जो हराम होता है वो हराम खोरों के चेहरे के ऊपर वाजे हो जाता है। चूंकि मुज़ाहिर नकवी हराम खोर था तो उसके चेहरे के ऊपर वाजे था, और उसके साथ जिनको आप ये आइन, अब मुझे नहीं समझ आती कि पीटीआई वाले मुज़ाहिर नकवी और उसके साथी जजों को आइन पसंद किस चक्कर में कहते हैं। आइन पसंदी तो आप जनरल मुशर्रफ वाले केस में देख लेना जी, कि अगर मुज़ाहिर नकवी आइन पसंद आदमी होता तो मुशर्रफ को आइन शिकनी की जो सज़ा दी गई थी उसको बहाल रहने देता, जो कि आज बहाल हो गई, उसको कलअदम कराना दे। तो ये तो इनकी आइन पसंदी का हाल है। तो
इसका केस जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, अब उससे पहले रिसेंट पास्ट में एक और केस भी करप्शन का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर गया था, और वो था काजी फायज ईसा का। काजी फायज ईसा उसमें खड़े हुए, उन्होंने स्टैंड किया, क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं की थी, उन्होंने अपनी वकालत भी खुद की, और उन्होंने कहा जी कि मैं लड़ूंगा और मैं साबित करूंगा कि मुझ पे लगाए गए इल्जाम झूठे हैं, जबकि उसके पीछे जो शैतानी दिमाग था वो जनरल फैज का था, और साथ यही वाले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इसके साथी जज जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ये बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ क्या कुछ नहीं किया, और बेगम सरीना ईसा को इन्होंने अदालत के अंदर रुला तक दिया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, और इन्हीं जजिस को लिख के देना पड़ा कि नहीं, ये इल्ज़ाम झूठे हैं, और काजी फायज ईसा और उनकी बीवी जो उनके पास हराम का नहीं हलाल का पैसा और जायदाद है, इन्हीं को लिख के देना पड़ा। अब दूसरा केस खुद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे आया। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके पास पैसे हों और आपके ऊपर इल्ज़ाम करप्शन का लगे, लेकिन पैसे हलाल क्यों, तो आप तो उसको बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे, और आप हर केस लड़ने के लिए, और खासतौर पे जब आप जज भी हो, जब आप कानून को भी जानते हो। लेकिन चूंकि चोर था तो भाग गया, जूते सर पे रख के भाग गया। उसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस के बाद इस्तीफा दे दिया। अब इस कहानी का मॉरल बड़ा खतरनाक है। जनरल परवेज मुशर्रफ एक मजबूत तरीन जनरल थे, उनको बोलने का फन भी बड़ा आता था। आपने देखा खासतौर पे भारतीय चैनल्स को जिस तरह वो जवाब देते थे, बंदे की तबीयत खुश हो जाती थी। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ वाज जनरल परवेज मुशर्रफ। उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने डिलीवर भी बहुत कुछ किया, और जनरल परवेज मुशर्रफ को बोलने का फन भी आता था। लेकिन इसके बावजूद आज जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार के तौर पे एक मिसाल है, जिनको फांसी की सजा दी गई है, और वो रिवर्स नहीं हो सकती। जबकि पाकिस्तान के अंदर एक काला कानून मौजूद है, और वो ये कि पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, अब आप देखें जनरल मुशर्रफ की मिसाल के सामने है ना जी, सरबराह मुमलिकत और फिर तमाम सियासतदान, ये सारे अगर इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, वो साबित होते हैं, तो आपने इनसे पैसे निकलवाने और वो केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा। वाहिद मखलूक इस मुल्क के अंदर, मुल्क खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जज हैं कि अगर उसके ऊपर जितनी मर्जी करप्शन का इल्ज़ाम लगे, वो पूरा पाकिस्तान बेच के खा जाए, लेकिन अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी के दौरान अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं, तो वो कार्रवाई वहीं रुक जाती है, वो कार्रवाई खत्म हो जाती है, केस खत्म हो जाते हैं, वो पैसे बच जाते हैं, और उसको अपनी जॉब से हटाया भी नहीं जाता, बल्कि अब वो साबका जज कहलाएगा। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साबका जज कहलाएगा। वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेगा, और एक अंदाजे के मुताबिक वो सरकारी गाड़ी भी लेके जाएगा, और तकरीबन 20 लाख रुपया माहाना मरने तक, जब तक उसको मौत नहीं आ जाती, 20 लाख रुपया माहाना वो इस गरीब आवाम के अब लेगा, क्योंकि अब वो एक रिटायर्ड जज कहलाएगा, और वो सारे केसेस भी खत्म हो जाएंगे। जो मियाँ दाऊद साहब है ना जी, जिन्होंने केस किया था, उन्होंने बार ये ऐलान किया है कि नहीं, हम इसका पेट फाड़ के वो हराम का पैसा निकालेंगे जो उसने खाया है। लेकिन इस वक्त दो सूरत हाल आपके सामने, एक तरफ जनरल मुशर्रफ जैसा ताकतवर तरीन आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान, लेकिन उसको मौत की सजा हो गई, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चले गए, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का एक करप्ट तरीन जज, जिसकी करप्शन सबके सामने है, उसने अपनी इज्जत नहीं बचाई। इज्जत तो उसकी थी नहीं, वो एक बेइज्जता आदमी था, उसने अपनी दौलत बचाई, और उसकी दौलत बच गई। अब उससे कानून के मुताबिक कोई पूछने वाला नहीं, तो इस कानून के ऊपर सवालिया निशान है। अब हमारे ताकतवरों को और इवन हमारी अदलिया को सोचना चाहिए कि जज कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हैं। अगर इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो फिर उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में दें, आप बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या है कि एक आदमी ने खरबों रुपए की करप्शन तो की है, लेकिन चूंकि उसने इस्तीफा दे दिया तो वो सारे पैसे भी उसके हुए, वो रिटायर्ड जज भी कहलाएगा और पेंशन और मराहत भी देगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।